अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 15 जनवरी 2026 है। बात करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह के अपने एक अहम तरीन फैसले से मुतालिक और सेकेंडली ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के केस में आज होने वाले तल्ख कलामी, हाथापाई तक बात पहुंचना और फिर अदालत का इस सिचुएशन का फायदा उठा करके हादी अली चट्टा और ईमान मजारी के वारंट गिरफ्तारी जारी करने तक बात कैसे पहुंची और अब उनके मुकदमे का फैसला क्या क्या ला सकता है, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे सियासी मंजरनामे के बारे में। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी जहाँ एक्टिविटीज जो है वो उनको दोबारा से रिज्यूम कर रही है, वहीं पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो है वो कराची दोबारा जा रहे हैं। उनके कराची जाने के पीछे वजह क्या है और इससे जो है वो क्या असरात हो सकते हैं, कल उनका दौरा क्या है, अहम तरीन इससे मुतालिक भी गुफ्तगू करते हैं। आगाज़ करते हैं सबसे पहले तो ये कि हम बात करेंगे अदालती डेवलपमेंट्स के हवाले से। आज सुबह एक अजीबो गरीब एक मरतबा फिर समात हुई ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के केस में। समात करने वाले जज अफजल मजोका जो हैं वो वैसे बड़ी बर्क रफ्तारी से ट्रायल चला रहे थे और उन्होंने ट्रायल चलाते हुए पहले तो ईमान मजारी और हादी अली चट्टा की गैर मौजूदगी में खुद ही गवाह मुकर्रर करके, खुद ही जो है वो स्टेट काउंसिल मुकर्रर करके उनसे जिरा करना शुरू कर दी थी। मुकदमे को खुद ही वो चलाई चले जा रहे थे और मुकदमा है क्या? मुतनाज़ा ट्वीट्स का केस। मुतनाज़ा ट्वीट्स क्या है कि ईमान मजारी या हादी अली चट्टा जो है वो लापता अफराद के बारे में बात क्यों करते हैं, वो इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस का नाम क्यों लेते हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जबरी तौर पर किसी को गुमशुदा किया जा रहा है। इन ट्वीट्स की वजह से उन दोनों को जो है वो जेल भेजने का इरादा रखती है ये हुकूमत और कहा यह जाता है बार बार उनको एक खास किस्म के अकाउंट से टैग करके ट्विटर के ऊपर कि आप दोनों बहुत जल्द जो है वो जेल की सुलाखों के पीछे होंगे और अदालत महज सिर्फ एक आला कार के तौर पर इस्तेमाल होकर उन दोनों को सजा सुनाने के दर पे भी है। किस्सा कुछ यूं है कि पिछले कई दिनों से ईमान मजारी की तबीयत नासाज है, जिस वजह से वो अदालत किसी भी अदालत में अपने रूटीन के केसेस में भी पेश नहीं हो रही और इसी वजह से अपने केस में भी पेश नहीं हो रही। एक दिन उनकी तबीयत नासाजी की वजह से एडजमेंट की दरख्वास्त को जो है वो मंजूर करके अगले दिन पर जो है वो समात को ले जाया गया। कल जो जज अफजल मजोका है उन्होंने इसलिए समात में इल्तवा दे दिया, ईमान मजारी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और एक वकील साहब जो है उनके अफसोसनाक कत्ल की वजह से जो हड़ताल है वो इस्लामाबाद की अदलिया में थी और यहाँ पर हड़ताल की वजह से कल की समात में भी इल्तवा दे दिया गया। आज क्या हुआ कि दोबारा से जब मुकदमे की समात शुरू हुई तो बताया गया वकील साहब को कि जो जज साहब को, जज अफजल मजूका को ये बताया गया कि जो एक और गवाह हैं जिनका नाम शिरूस है, उनके ऊपर जिरा ईमान मजारी खुद करना चाहती है, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत नासाज है तो वो आ नहीं सकेंगी और इसलिए मंडे तक जो है वो केस का इल्तवा दिया जाए। इसी दौरान जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं नईम गुजर, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से पेश होकर ईमान मजारी और हादी अली चट्टा क्योंकि उनके रुकन हैं तो उनके हवाले से अदालत के सामने ये इस्तदा की कि केस मुकदमे को जो है वो पीर तक मुलतवी करें और मुकदमे में खुद ईमान मजारी पेश होकर के अपनी जो है वो गवाह से जिरा करना चाहती हैं। अदालत ने ना सिर्फ उन्हें वक्त नहीं दिया बल्कि अदालत में जो मौजूद थे रियासत की जानिब से प्रोसिक्यूटर, उन्होंने मुखालफत की, इल्तवा की और उन्होंने तबीयत नासाजी की जो दरख्वास्त थी उसको भी ये कहा कि ये बहानों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, केस की समात को जो है वो आज ही किया जाए, जल्द जिरा मुकम्मल की जाए। अब हमें ये तो पता है कि रियासत ने एक टाइमलाइन सेट कर ली हुई है इन दोनों के मुकदमे में कि इस तारीख को इसको सजा देनी ही देनी है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर अनाउंस हो गया है कि आप बहुत जल्द जेल के अंदर होंगे। अब उस टाइमलाइन को मीट करने के लिए अदालत को अपना वकार या अदालत को इंसाफ के तकाजों को तो मलूज़े खातिर रखना ही नहीं है, ये तो पहले दिन से पता है। ट्रायल कुछ अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वजह से एक जो है वो बेहतरी की जानिब आया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आया था, जब हादी अली चट्टा और ईमान मजारी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को कहा था कि जी आप कानून के मुताबिक फैसला करें और फिर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा कि आप कानून के मुताबिक फैसला करें और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इस बात का इदराक हुआ कि हम तो अदालत है, हमें तो फरीकैन को सुनकर सजा देनी है, देनी सजा ही है, बरियत का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब पूरे मुल्क के जो अदालतें हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरह 100% कन्विक्शन रेट देने लगी हैं उन मुकदमात के अंदर जहां पर रियासत बनाम जो है वो किसी का भी नाम आ जाए, चाहे वो ईमान मजारी है या हादी अली चट्टा या XYZ कोई भी है। तो बहरहाल ये जो है वो इस मुकदमे में हुआ। पिछले 2-3 हफ्ते से जब से ट्रायल चल रहा है, जिस भी तरीके से वो चल रहा है, उसमें ईमान मजारी और हादी अली चट्टा ने ना सिर्फ जो प्रोसिक्यूशन के पेश करदा गवाहान थे उनको मुकम्मल तौर पर उड़ा के रखा, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी ट्वीट्स के ऊपर जो एतराज़ात प्रोसिक्यूशन उठा रही थी या NCCIA जो मुकदमा उनके ऊपर बना रहा था उस पर उन्होंने उन अल्फाज को मरियम नवाज शरीफ के बयानात में भी दिखाया। उन्होंने दिखाया मरियम नवाज शरीफ साहिबा किस किस तरह की तकरीर कर चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि वो
बलोच इन्फो डिसअपीयरेंसेस के लिए बलोच यकजहती कमेटी के यहाँ पर होते रहे हैं एहतजाज, उनके अंदर आकर बैठती भी नहीं, इजहार यकजहती भी करती नहीं। जब उनका वो फेल दुरुस्त था तो इनका ये फेल गलत कैसे है? उन्होंने मौजूदा हुकूमती वुज़रा के अल्फाज भी अदालत के अंदर चलाए, गवाहान से बाकायदा तौर पर जिरा भी की, लेकिन मसला ये था कि इस सारी चीज़ के बाद अब तकलीफ ये आ रही थी कि इस तरह की जिरा हो जाए जहाँ पर जो गवाह है उसको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, तो फिर फैसले सुनाने मुश्किल हो जाते हैं। तो आज एक मेलोड्रामा वहाँ पर किया गया और जब जो बार के सदर हैं वो उन्होंने पेश होकर जो है वो जब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस में इल्तवा मांगा, तो वहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी। तो उनको जो बार के सदर है नईम गुज्जर वो गुस्से में आ गए, उनको इश्ताल आ गया और उन्होंने जज साहब के सामने ही उनको कहा कि प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करके कि ये आंखें जहाँ से होकर आए हो उनको दिखाना, मैं जो है वो बार का सदर हूँ, मेरे साथ इस तरह से जो है वो गुफ्तगू नहीं कर सकते। बात जो है वो हाथापाई तक पहुंची, जज अफजल मजोका उठकर अपने चैम्बर में चले गए, वापस आए तो उन्होंने ना सिर्फ हादी अली चट्टा और ईमान मज़ारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, उनकी जमानत मनसूख कर दी, बल्कि कल पेश होकर आखिर में एतराफ़ी बयान देने के जो है वो ऑर्डर कर दिया, 342 का बयान। और एक तरह से ये लगता है कि अब मुकदमे में जो इतने अरसे से गवाहान रिकॉर्ड हो रहे थे, उन पर जिरा हो रही थी, वो सब अब मामला ख़त्म हो चुका है और एंड पे आकर के अब केस में एतराफ़ी बयानात के बाद फैसला भी सुना दिया जाएगा, क्योंकि एतराफ़ी बयान 342 के बाद जो है वो कोई आगे केस में बचता नहीं है। अब जब ये केस एंड जो है वो बिल्कुल टाइम पे आ गया, तो मैं पहले भी कई मर्तबा कह चुकी हूँ कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा के केस को इस्तेमाल करके इस केस को वो क्लासिकल एग्जाम्पल बनाया जाएगा कि जिसके बाद अगर कोई शख्स इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बात करे, ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग जैसे बदतरीन धंधे की बात करे या फिर जबरी गुमशुदगियों के हवाले से बात करे, तो उसको मिसाल बनाने के लिए हर किस्म की एफर्ट्स की जाएंगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके बाद उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी, जिसके बारे में मैं ये समझती हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जोगर बैठे हैं और वहां से कोई इंसाफ मिल नहीं सकता। मामला फिर अगर आ गया सुप्रीम कोर्ट में या फिर सामने चला गया आईनी अदालत में, तो वो भी कितना जल्दी जो है वो वहां से निमट सकता है। तो जो एक टाइमलाइन है कि ईमान मज़ारी को अगले कई सालों तक बाहर नहीं आने देना जेल से, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी ये हुकूमत। दूसरी जानिब ये हुकूमत इंसानी हकूक से मुतालिक अपने जो दावे हैं वो बताती है, कवानीन बताती है। अब से कुछ देर पहले एक खबर हम लोग दे रहे थे GSP प्लस स्टेटस के हवाले से, तो यूरोपीय यूनियन को बैठकर आज़म नज़ीर तारड़ साहब बताते हैं कि इस मुल्क के अंदर कवानीन हमने कितने बना दिए हैं, इंसानी हकूक के लिए हम कितना काम कर रहे हैं। तो जब ईमान मज़ारी जैसी वकील जो कि इंटरनेशनली जो है वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट डिफेंडर रिकग्नाइज्ड हैं, उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, जब उनको इस तरह की सज़ा दी जाएगी एक बेबुनियाद और बिल्कुल जो है ना वो बोगस किस्म के मुकदमे में, तो उसके बाद पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस हो, पाकिस्तान की इंसानी हकूक से मुतालिक अमलदारी की रैंकिंग हो, वो कहाँ जाएगी, इसका अंदाज़ा आप खुद बाखूबी कर सकते हैं। बहरहाल कल सुबह क्या होगा ये भी देखना है, वकला हैं वो अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से अपनाते हैं, ये कल वाज़ेह होगी। बहरहाल अब दूसरी जो खबर है वो ये है कि 27वीं आईनी तरमीम के फौरन बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे जजेस के ओहदे से इस्तीफा दिया। उसके बाद बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि अब जजेस करेंगे क्या, क्या कोई वकला जो है वो तहरीक चलेगी या फिर कोई जो है जो इस वक्त जो माहौल बन रहा है उसमें वो किसी चीज़ को लीड करेंगे या नहीं। बहुत सारे लोगों ने खबर दी कि जी वो डी चौक आएंगे और वकला के साथ यहाँ पर आकर, सिंध में आपको पता है वकला बड़े एक्टिव थे, तो उन्होंने वहाँ पर दावत भी थी दी दोनों को। लेकिन अब खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकालत में वापस आने का जो है वो ऐलान कर दिया है। उन्होंने आर्बिट्रेशन से मुतालिक जो उनका एक्सपर्टीज़ है, पहले भी वो यही काम करते थे वकील के तौर पर भी, उन्होंने वो काम दोबारा शुरू किया एज अ एक्सपर्ट। और उसके अलावा उन्होंने इस वक्त वो लम्ज़ में दोबारा से पढ़ाने लगे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जब वकालत भी कर रहे थे तो वो जो है वो लम्ज़ में पढ़ा भी रहे थे और अब दोबारा उन्होंने जो है वो ये रिज्यूम किया है और अपना काम। उसके अलावा एक और अहम चीज़ ये भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनको इंटरनेशनली रिकग्नाइज़ किया जाता है, पाकिस्तान के फेस के तौर पर वो रिकग्नाइज़ होते हैं, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में उनको बुलाया जाता है, वो बड़े एक्टिव हैं उस साइड पर भी, तो उसमें भी जो है वो उनको एजाज़ी प्रोफेसरशिप जो है वो दी गई है। और जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह खुद लिखते हैं अपने एक जारी पैगाम के अंदर कि उन्होंने असूली तौर पर जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था और अब जस्टिस मंसूर अली शाह दोबारा वकालत और तदरीसी अमल जो है उसमें कूद चुके हैं और उन्होंने इस वक्त जो है वो लम्ज़ में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर खिदमात अंजाम देना शुरू कर दी हैं। उसके अलावा वो अगले 2 बरस में आलमी शोहरत याफ्ता लॉ स्कूल्स में लेक्चर्स देंगे। 2026 में वो येल लॉ स्कूल, जबकि 2027 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया केरी लॉ स्कूल में पढ़ाएंगे।
जहाँ उन्हें एजाज़ी प्रोफेसरशिप हासिल हुई है। इसके साथ-साथ जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, वो मुल्की और बैनुल-अक़वामी सालसी और कानूनी मुशावरत की खिदमात भी अंजाम देंगे और बतौर सालिस और मसालतकार तकर्रुरी के लिए अब वो दस्तयाब रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि वो कानून की हुक्मरानी, आइन पसंदी और शफ़ाफ़ियत से अपनी वाबस्तगी बरकरार रखेंगे। उसके अलावा एक और अहम चीज़ ये भी हुई कि पिछले साल के इख्तिताम में जस्टिस मंसूर अली शाह को लिंकन्स इन, जहाँ से बैरिस्टर का जो है ना वो एजाज़ लेकर मुख्तलिफ ऑक्सफोर्ड मुख्तलिफ जो हमारे वकला हैं वो आते हैं, उस लिंकन्स इन का उनको एजाज़ी तौर पर बेंचर जो है वो भी करार दिया गया। आपको याद होगा इससे कबल जस्टिस आयशा मलिक को जो है वो करार दिया गया था बेंचर, जब लंदन की एक यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद काज़ी फ़रीसा को भी करार दिया गया, तो काफ़ी वावेला मचा था इस बात पे। लेकिन अब जस्टिस मंसूर अली शाह को उस यूनिवर्सिटी में, उस लॉ कॉलेज में, लिंकन्स इन में जो है वो ये जो एजाज़ी तौर पर बेंचर का जो एजाज़ है वो दिया गया है। लेकिन इस पर हमने देखा कि काफ़ी खामोशी है, कोई खबर सामने नहीं आई। इसको भी जो है वो तफ़सीलन भी शेयर करेंगे। बहरहाल ये अब जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला है। जस्टिस अतर मिनल्ला, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ ही मुस्ताफ़ी हुए थे, वो फ़िलहाल कुछ ऐसा वापस शुरू करने का इरादा रखते नहीं हैं, वकालत में आने का भी इरादा रखते नहीं हैं। उनके इरादे जो है वो कुछ डिफरेंट हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के मुकाबले में। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऐलान कर दिया है कि वो वकालत में भी वापस आ चुके हैं, अवेलेबल भी हैं एज़ एन एडवाइज़र, और इसके अलावा वो अपना जो तदरीसी उनका पढ़ाने का जो अमल था एज़ अ टीचर, वो उसको रिज़्यूम कर रहे हैं। एज़ अ प्रोफ़ेसर वो इंटरनेशनल भी और लोकल यहाँ पर भी लम्स में जो है वो अपनी खिदमात रिज़्यूम कर रहे हैं। बहरहाल तीसरी जो अहम खबर है वो सियासत से मुतालिक है। सुहेल आफरीदी दोबारा कराची जा रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ से ये बात डिस्कशन में है, उसकी वजह क्या है? कराची में रैली के दौरान एक जो कारकुन है वो ज़ख्मी हुआ और फिर वो जाँबर ना हो सका और वो इंतकाल कर गया। उसके इंतकाल की वजह से सुहेल आफरीदी दोबारा जो है वो कराची जा रहे हैं। हालाँकि वो 2 रोज़ कबल ही वापस आए हैं, और अब उनका दोबारा कराची जाना ये इंडिकेट करता है कि अगर उनकी रैली के दौरान उनके किसी वर्कर को भी कुछ होगा तो वो उसको भी तनहा छोड़ेंगे नहीं। इट्स अ जेस्चर जो कि वो दिखाना चाहते हैं। अब जिस वक़्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं गालिबन वो जा चुके होंगे। इसके अलावा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, वो भी अपनी जो सरगर्मियाँ हैं उनको रिज़्यूम करते हुए कराची जाएगी, दौराए सिंध पर जाएगी 3 दिन के लिए, और उनके दौरे के दौरान भी वो मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा करेंगे, मोबिलाइज़ करेंगे वहाँ के लोगों को, और उसके साथ वो वहाँ कराची बार से भी खिताब करेंगे। आखिर में जो एक और ख़बर है वो ये भी है कि अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी अज़ला के अंदर ख़ास तौर पर जो केपी के उस साइड के अज़ला हैं, एबटाबाद वग़ैरह, वहाँ का दौरा कर रहे हैं, और वो केपी के अंदर भी जो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए और उसके अलावा अपनी हुकूमती कारकर्दगी के लिए लोगों से मिलना-मिलाना, उनके मसाइल सुनना, उनके हल के लिए कोई तरीक़ेकार बनाना, उसको भी रिज़्यूम कर रही है। तो सियासी साइड पर भी सुहेल आफरीदी अपने सूबे के अंदर भी मुतहर्रिक हो रहे हैं, जबकि वो कराची जो है वो अपने एक वर्कर के अफ़सोस के लिए उनकी जो है वो जाँ बहक होने पर जा रहे हैं। इससे कबल हमने देखा था कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कई जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर डी चौक पहुँचने पे गोलियों का निशाना बनाया गया था। जब वो नहीं जो 13 से 16 का फिगर जो है वो बार-बार डिस्कशन में आता है, तो उनके जनाज़ों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की उस वक़्त के वज़ीर-ए-आला थे अली अमीन गंडापुर, वो हमें नज़र नहीं आए। तो सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज़ में ये एक जेस्चर शायद शो करना चाह रहे हैं कि अगर उनके किसी वर्कर को किसी रैली के अंदर कोई नुकसान पहुँचेगा, चाहे वो वहाँ की पुलिस की वजह से है, ज़ख्मी हुए हैं, भगदड़ में हुए, या जो है वो मारा गया किसी वर्कर को, तो वो उसके साथ खड़े होंगे और उनके एक जेस्चर के तौर पर कि वो अपने वर्कर्स को अकेला नहीं छोड़ें। तो बहरहाल अब देखना है कि स्ट्रीट मूवमेंट के को लेकर के किस हद तक कामयाबी मिलती है। सुहेल आफरीदी जो कराची में करके आए, उसके बाद तकलीफ़ बहुत सारे हलकों को पहुँची, और उस तकलीफ़ का अंदाज़ा हमें अभी तक भी हो रहा है, क्योंकि टीवी चैनल्स अगर आप लगा कर देखें तो आपको वहाँ पर अक्सर सिर्फ़ चीखें सुनाई देती हैं। तो ये जो है वो अब तक की अपडेट्स थी, मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपका कोई फ़ीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह नेगहबान।